गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारे देश में राज्यों का जो वर्तमान स्वरूप है वो कैसे बना, है ना। मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रारंभिक तौर पर जो है वो 4 कैटेगरी के राज्य हुआ करते थे। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी और डी कैटेगरी। और फिर वो कैटेगरीज जो है वो खत्म हुई कब? 1956 में, है ना। डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था जिसमें के.एम. पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू जो है वो सदस्य के रूप में थे। और 1956 में उनकी रिकमेंडेशंस को लागू किया गया था और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। और उन्हीं 14 राज्यों से अभी वर्तमान में कितने हैं? 28, है ना। 29 राज्य हुआ करते थे पहले तक, लेकिन जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया। तो अभी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 9 हुआ करते थे, लेकिन अभी दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप इनको आपस में मिला दिया गया और एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। ठीक है, कब? जनवरी 2020 में। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं हमने समझ ली थी। अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में आप लोगों को बताता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना। अगर हम बात करेंगे प्रारंभिक परीक्षा की, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की, तो प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस में ये नहीं है। ठीक है, मुख्य परीक्षा के हिसाब से इसको पढ़ना होता है, मुख्य परीक्षा में ये है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से प्रस्तावना पे चर्चा हो रही है तो ये करंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है ना। आप देखेंगे मैं कभी कभी इस टॉपिक को स्किप करता हूं, पर अभी मुझे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट लग रहा है, इस वजह से मैं इस पर डिस्कशन करना चाह रहा हूं। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा का हिस्सा नहीं है, पर इसका ये कतई मतलब नहीं है कि इससे प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। ठीक, पूछा जा सकता है कि कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में संशोधन किए गए थे। आपको उत्तर पता होना चाहिए, कौन सा? 42वां। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से किए गए थे। तो हम लोग प्रस्तावना को समझेंगे। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना का अर्थ समझते हैं। क्या समझते हैं भाई? अर्थ। ठीक है, मीनिंग। प्रस्तावना का मतलब क्या होता है? जर्नलिस्ट इंट्रोडक्शन कह सकते हैं अपन। मतलब मैं यूं कहूंगा कि अगर हम किसी बड़ी चीज को सारगर्भिक तरीके से, ठीक है, समराइज्ड वे में, है ना, हम बताते हैं तो हम उसे प्रस्तावना कहें। प्रपोज, एक तरीके से आप किसी पुस्तक का प्रथम पृष्ठ, है ना, फर्स्ट पेज ऑफ एनी बुक, जिसमें उस बुक की सारी जानकारी या उसका जीस्ट छिपा होता है। तो ऐसे हमारे संविधान का क्या है? ये पहला पृष्ठ है। ठीक है, लिख सकते हैं इसमें आप, ये संविधान का सार तत्व है ना। प्रियम्बल इज द एसेंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एसेंस, ये सार तत्व है बेटा। क्या है ये? है ना, सार तत्व। देखो, सार तत्व का मतलब क्या होता है? आप इसको पढ़ करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे में क्या होने वाला है ना। दूसरी बात समझेंगे जरा, ये जो प्रियम्बल है इसमें हमको हमारे संविधान के क्या क्या पता चलते हैं? आदर्श। मतलब हमारे संविधान के आइडियल्स क्या क्या हैं, ये प्रियम्बल्स को देख के पता चलता है। आदर्श पता चलते हैं, उद्देश्य पता चलते हैं। हमने संविधान को लागू क्यों किया, हम संविधान को क्यों पढ़ रहे हैं, या हमारे देश में संविधान है क्यों, उसका ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य क्या है, वो पता चलता है। ये आगे आपको पता चलेगा कि क्या क्या पता चलता है। उद्देश्य पता चलता है। इसके अलावा आपको क्या पता चलेगा? हमारे संविधान का स्वरूप पता चलेगा, हमारे देश का स्वरूप पता चलेगा। बेटा, भारत कैसा देश है? कैसा देश है? जालिमों का देश है क्या? लोकतांत्रिक और संप्रभु और
नहीं, पंथ निरपेक्ष। आपको भले ही कहने में या सुनने में एक जैसा लगे, बट देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन धर्म निरपेक्ष एंड पंथ निरपेक्ष, है ना। जैसे हमारा समय आगे बढ़ेगा मैं आपको बताऊंगा कि धर्म निरपेक्ष क्या और पंथ निरपेक्ष क्या है, दोनों में अंतर है। ठीक है, एक बहुत बड़ा बहस का मुद्दा ही है। और चलिए, आपने बताया समाजवादी कैसा है देश, नहीं लिखा है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, एक एक शब्द पर ध्यान दो। यूं ही नहीं लिखा है संविधान में कुछ भी कि उनका मूड था तो लिख दिया, नहीं, वहां जो कुछ भी लिखा हुआ है उन शब्दों के कुछ मायने हैं और वो मायने आपको पता होने चाहिए। क्या नाम बेटा आपका? गौरव। ऐसा कुछ करो कि माता पिता को तुम पे गौरव हो, हैं? ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि संविधान में हमारे देश का स्वरूप कैसा बताया गया है ना। अच्छा, इसी बेसिस पर तो हम पता लगाएंगे ना कि हमारी सरकार जो है वो संविधान में बताए गए स्वरूप के अनुसार कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है। न्यायपालिका क्या करती है? न्यायपालिका कोई बंगाली मंत्र थोड़ी ना पढ़ती है कि उसने एकदम ऐसे आंखें बंद करके ओम फट स्वाहा देखा, बोले सरकार गलत कर रही है। उसके पीछे कुछ कॉन्क्रीट एविडेंसेस होंगे ना। न्यायपालिका देखती है संविधान को कि संविधान में ये लिखा है और आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, और संविधान में अगर कोई बात लिखी हुई है आप उसके अनुरूप कोई चीज कर रहे हैं तो आप सही कर रहे हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? भाई, सही और गलत का निर्धारण करने के लिए आपके पास पहले से कोई पूर्व निर्धारित मानक होंगे ना। तुमने चोरी की तो गलत किया, कैसे पता कि चोरी करना गलत है? क्योंकि सदियों से हमारी सोसाइटी में एक धारणा चली आ रही है। अगर बचपन से ही आपको सिखाया जाता कि चोरी करना इस दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य का काम है, बचपन से ही, और पूरा समाज ये मानता कि चोरी करना पुण्य का काम है, तो आप चोरी कर रहे होते हैं? मुझे बताइए, अफगानिस्तान में जो कंधों पे बंदूक टांग करके महिलाओं की बोली लगा रहे हैं, उनको बेच रहे हैं, उनको खरीद रहे हैं, वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें बचपन से ही यही बताया गया है। मैं एक एग्जांपल देता हूं बार बार कि अगर मेरा जन्म अफगानिस्तान में हुआ होता तो मैं हो सकता है कि अभी ऐसी ही किसी क्लास में यह पढ़ा रहा होता कि मानव बम कैसे बनना है। इट्स ऑल अबाउट योर सराउंडिंग। आपका जन्म किस समाज में, किस सोसाइटी में, किस परिवेश में आप पले बड़े हैं, उस पर निर्भर करता है कि आपकी नैतिकता के मानक क्या होंगे। आप किस चीज को नैतिक मानोगे, किस चीज को अनैतिक मानोगे। है? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो स्वरूप की बात जब हम करेंगे, इसीलिए आप देखें न्यायपालिका जो है ना, वो सोसाइटी के जो आइडियोलॉजीज होते हैं उनको भी मान के चलता है। जब किसी को सजा दी जाती है तो इसलिए भी दी जाती है कि उसने समाज में कितना डर पैदा किया, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ में गलत किया, नहीं, उसने समाज को एक ऐसा एग्जाम्पल दिया जिससे और लोग गलत करने के लिए मोटिवेट हो सकते हैं, इसलिए उसको सजा दी जाए ताकि दूसरे लोग जो है वो ये भी देखें कि ऐसा करने पर यह हासिल होता है बाद में। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? ठीक है, तो स्वरूप हमको पता चलेगा, उद्देश्य पता चलेंगे, राइट। इसके अलावा हमको यह पता चलेगा कि हमारे संविधान के स्रोत क्या है।
ठीक है, ये भी हमको कैसे पता चलेगा? प्रस्तावना से। ठीक है, हमको ये पता चलेगा कि हमारा संविधान जो है वो कहां से शक्ति प्राप्त करता है, कहां से शक्ति प्राप्त करता है। ठीक है, ठीक है गौरव, समझ में आ रहा है ना? तुम्हें विद्या कसम है, समझ में ना आए तुरंत पूछ लेना। ठीक है, चलिए ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, एक और बात है कि हमारा जो संविधान का जो प्रस्तावना है, ये हमारे संविधान निर्माताओं की सोच को प्रदर्शित करती है। ठीक है, हमारे संविधान निर्माताओं की सोच क्या थी, इस बात को प्रदर्शित करने का काम कौन करता है? ठीक है, इसीलिए कहा जाता है, ये न्यायपालिका का स्टेटमेंट है कि प्रियम्बल जो है ना, प्रियम्बल वो हमारे संविधान निर्माताओं के दिमाग को खोलने की चाबी है। आपको अगर पता लगाना है कि संविधान निर्माता क्या सोचते थे, तो उस सोच को अगर आपको पता लगाना है तो उसको खोलने की जो चाबी है वो क्या है? प्रियम्बल। प्रियम्बल इज द की बाय विच वी कैन अनलॉक माइंड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मर्स। हमारे संविधान निर्माताओं के दिमाग को खोलने की जो कुंजी है। अच्छा, इससे हमको सब पता चल जाएगा संविधान के बारे में, है? इसीलिए कहा जाता है कि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली देखे हो कभी आप? हैं? बनी होगी ना आप लोगों की? आप तो नहीं देखते होंगे, पर मम्मी बेचारी घूमती रहती होगी लेके इस पंडित के पास, कभी ये महाराज जी के पास में, कि बता दो हमारी बेटिया की कब नौकरी लगेगी, ब्याह कब होगा, है? क्यों भाई गौरव? आप जन्म कुंडली को अगर देखेंगे तो उसमें कुछ ऐसा चार्ट बना रहता है, ऐसा ऐसा कुछ बना रहता है ना, ऐसा चार्ट बना रहता है। उस चार्ट को देख के ही पंडित जी सारी बातें बता देते हैं। तो केवल एक पन्ना देख करके व्यक्ति के पूरे जीवन के बारे में बता दो। ऐसे ही संविधान का एक पन्ना देख करके पूरे संविधान के बारे में बता दो कि संविधान कैसा कैसा होगा, तो क्या बोलेंगे उसको? ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई साहब, स्टेट पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि क्या प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है? बताओ क्या लिख के आओगे? हाँ है, नहीं नहीं है, इतना ही। डिटेलिंग लिखनी पड़ेगी ना। जिस प्रकार से कुंडली को देख करके किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में पता चलता है, इसी प्रकार से हम प्रस्तावना को देख करके बता सकते हैं कि संविधान में क्या क्या चीजें होने वाली हैं। न्यायपालिका भी प्रस्तावना के माध्यम से ही निर्णय लेती है। संविधान में वो चेंज नहीं हो सकते हैं जो प्रस्तावना से असंगत हो। इसी कारण कुछ विद्वानों का कहना है कि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। और डिटेलिंग लिखनी पड़ेगी ना। चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम जरा समझेंगे, हमारी जो प्रस्तावना है इसमें 4 बातों का जिक्र है। चार बातें इसमें प्रस्तावना में हमको बताई गई हैं। कितनी बातें बताई गई बेटा? 4 बातें। ठीक, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये आपके पूरे संविधान की समझ जो है ना उसको व्यवस्थित कर देगी। अभी तक मैंने जो काम किया है ना, अगर आप उसको बहुत गौर से देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ संविधान की ओवरऑल समझ डेवलप की। मैंने अभी तक एक भी आर्टिकल नहीं पढ़ाया। 5वीं क्लास है मेरे को, ये मतलब 5वां दिन, और लगभग 3-3.5 घंटे प्रतिदिन, 15 से 20 घंटे हो गए हमको पढ़ते हुए। सिर्फ मैंने ये कोशिश की है कि मैं आपको उस मुकाम पे पहुंचाऊं जहां आपको मेरी जरूरत ना पड़े। मैं आपके साथ में जीवन भर रहने वाला नहीं हूं, ढूंढने से भी नहीं मिलूंगा मैं। लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूं इससे आप अपनी पूरी जिंदगी, मतलब जब आप बिल्कुल बुढ़ापे में पहुंच जाओगे ना और आपके बच्चों के बच्चे आपके पास आएंगे, तब भी आपको संविधान की समझ रहे, वो कोशिश मैं यहां पर करने की कोशिश करूं।
इसलिए आप बहुत गौर से पूरा, जब हम बेस बना रहे होते हैं ना, तो हमको ऐसा लग रहा होता है कि कोई काम नहीं हो रहा है, गहराई में खोदना पड़ता है, मिट्टी बाहर निकालनी पड़ती है ना, कंक्रीट और सरिये के पिलर्स खड़े करने पड़ते हैं, तब बेस बनता है, ऐसे तो बनेगा नहीं। तो ये बेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। आप पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की समझ आपको आ पाएगी अगर आप इसको बहुत गौर से समझेंगे। मतलब 4 बातें की हमने प्रस्तावना में। कितनी बातें? 4। और यही 4 बातें संविधान में करेंगे हम लगातार। 4। पहली बात जो हम करेंगे इसमें, पहली बात जो हम इसमें करेंगे वो है स्वतंत्रता की। काय की बात करेंगे? क्या करेंगे हम? स्वतंत्रता, लिबर्टी। पॉलिटिकल साइंस में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, कई सारे दार्शनिक जो है ना वो इस पर सोचते सोचते मर गए, स्वतंत्रता पे, कि क्या स्वतंत्रता। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज लिबर्टी? आप स्वतंत्र हैं? क्या नाम बेटा आपका? ऋष, कृष, हरीश। हरीश जी, आप स्वतंत्र हैं? तुम्हें लगता है कि तुम स्वतंत्र हो? स्वतंत्र, अब यहां पर दोनों बातें आ जाएंगी, आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों आ जाएंगी। तुम घर में जो बन रहा है वही खाने के लिए मजबूर हो, फिर तुम स्वतंत्र कैसे हो? यहां तक कैसे आए? बाइक से। क्या तुम कार से नहीं आना चाहते हो? आना चाहते हो, पर तुम्हारी मजबूरी है, तुम बाइक से चल रहे हो। आपकी मजबूरी है, आपको ऑटो का इंतजार करना पड़ा। आप स्वतंत्र कहां हैं? स्वतंत्रता वो है जहां आपके पास विकल्प हो, और विकल्पों के बाद आप उस विकल्प को चुने जिसे आप चुनना चाहते हैं, और आपके पास विकल्प ही नहीं है और आप कह रहे हैं आप स्वतंत्र हैं। मैं जहां पहुंचाना चाह रहा हूं वहां पहुंच रहे हो हैं? डेवलपमेंट, जो फ्रीडम होती है, स्वतंत्रता होती है, वो ऑप्शन देती है, विकल्प देती है। ये बाइक, ये बाइक, ये बाइक, ये कार, ये बस, ये ट्रक, ये ट्रैक्टर, अब मैं किससे जाना चाहता हूं? तो तुम्हारे पास वही एक बाइक है और तुम्हें उससे ही चलना पड़ेगा, आपको इंतजार करना ही पड़ेगा ऑटो का। तो आप कहां स्वतंत्र हैं? अच्छा, अब मैं एक और बात बता दूं, आप कोई काम करना चाह रहे हो, पर ड्यू टू प्रेशर ऑफ सोसाइटी आप वो काम नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हें नैतिक दिखना है, तुम्हें एथिकल दिखना है, क्योंकि सोसाइटी डिक्लाइन कर देगी आपको, सोसाइटी घोषित कर देगी कि ये आदमी बेकार है। आप कहां अपने मन का कर पाए? आप स्वतंत्र हैं। सोचो कि स्वतंत्रता क्या है। ये तो मैं सिर्फ आपको एक झलकी दे रहा हूं कि स्वतंत्रता पे कैसा कैसा सोचा गया है। अब आप कह रहे हैं सोशल फ्रीडम, सोशल फ्रीडम, और आपको एक डब्बे में लिखना पड़ रहा है कि आपकी जाति कौन सी है, फिर उस जाति के नाम पे आपको जज किया जा रहा है, और आप कह रहे हो सामाजिक स्वतंत्रता। कहां है सामाजिक स्वतंत्रता? कहां है सामाजिक स्वतंत्रता? अच्छा, इकोनॉमिकल फ्रीडम नहीं है, इकोनॉमिकल सिक्योरिटी नहीं है। क्या आप कोई काम ना करें तो आपकी बेसिक नीड्स पूरी होती रहेंगी? नहीं होती हैं। आपके पास इकोनॉमिकल फ्रीडम भी नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं समाजवाद की, तो समाजवाद जो होता है वो एक ऐसा वादा होता है, एक ऐसा प्रॉमिस होता है। बहुत ध्यान से समझना, समाजवाद एक ऐसा वादा है जिसमें सरकार ये आपसे वादा करती, कसम खाती है आपके सामने कि तुम कुछ भी मत करो भले ही, पर भी तो उसके बाद भी तुम्हारी सारी जरूरतें हम पूरी करेंगे।
रोटी, कपड़ा, मकान, इलाज, सब। क्यों? क्योंकि तुम मनुष्य के रूप में पैदा हुए, और मनुष्य के रूप में पैदा होते से ही इस प्रकृति के द्वारा जो भी चीजें दी जा रही हैं उस सब पे तुम्हारा अधिकार है। किसी अडानी का अधिकार नहीं है, किसी अंबानी का अधिकार नहीं है। इस देश में पैदा होने वाले सारे कोयले पर, सारे पेट्रोल पर, निकलने वाले सारे हीरों पर, वनोपज पर, इन सब पर मेरा उतना ही अधिकार है जितना आप सबका है और जितना इस देश में रहने वाले किसी अन्य व्यक्ति का है। यह समाजवाद इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? ठीक है। खैर, मैं बात कर रहा हूं काय की? स्वतंत्रता की, है ना। समझेंगे जरा। हमारे संविधान में जो स्वतंत्रता बताई गई है वो 5 प्रकार की बताई गई। कितने प्रकार की? 5। ठीक है, समझेंगे जरा। पहली स्वतंत्रता है विचार की। काय की? विचार। ठीक है, पहले 5 लिख लो, उसके बाद हम एक एक करके समझेंगे। विचार, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है भाई, कितनी स्वतंत्रताएं हो गई? 5। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इनका क्रम भी यही होना चाहिए, क्रम ऊपर नीचे नहीं होगा। संविधान निर्माताओं ने कुछ भी रैंडमली नहीं किया, सब सोच के किया है। जो पहले लिखा है वो महत्वपूर्ण है, उसके बाद दूसरा। अब मान लो अगर लड़ाई हो जाए, विचार की स्वतंत्रता बड़ी है या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बड़ी है, आप किसको बड़ा बताओगे? अभी जैसे 2 फंडामेंटल राइट में लड़ाई हो गई थी, मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। एक केरल में हिजाब विवाद हुआ था, सुना है आपने? हैं? सुना है? नहीं पता आपको? केरल के एक स्कूल से शुरू हुआ था, वो अलग है। एक हिजाब विवाद हुआ था। महिलाएं, जो लड़कियां हैं स्कूल में, कॉलेज में, वो हिजाब पहन करके जाती है। हिजाब पता है आपको, है ना। और कुछ जो हिंदू हैं वो लाल गमछा बांध करके जाने लगे। वो अब वो विवाद बढ़ गया हिंदू मुस्लिम वाला, ये हिजाब कांड था पूरा। अब इसमें जो है वो 2 राइट टू रिलीजियस फ्रीडम और राइट टू एजुकेशन और राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार वर्सेस धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इनमें विवाद हो गया। अब भाई साहब कोर्ट के सामने यह मामला आ गया कि समानता का अधिकार बड़ा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगर मैं अपने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का पालन कर रहा हूं और उससे समाज में समानता का अधिकार जो है ना वो डिसबैलेंस हो रहा है, तो मुझे कौन सा पालन करना चाहिए? कौन सा बड़ा है? इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, आपको क्या याद रखना है? क्रम। क्या याद रखना है? क्रम। ठीक है, जब मैं फंडामेंटल राइट पढ़ाऊंगा तो फंडामेंटल राइट में सबसे पहले आता है समानता का अधिकार। क्या आता है? समानता का। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार, फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर आता है शिक्षा संबंधी अधिकार, फिर आता था आपका जो 6वें नंबर पे आता है वो आता है काय का, जो रेमेडीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना। तो आप बताओ सबसे पहले कौन सा आ रहा है? समानता। और धार्मिकता का बाद में आ रहा है।
तो भाई कौन सा बड़ा हो गया? समझ में आ रही बात? इसलिए आपको क्या याद रखना है? क्रम। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, हो गया 5 स्वतंत्रता है। तो सबसे पहली आ गई विचार की। अब विचार की स्वतंत्रता का मतलब क्या है? आप अपने विचारों के मामले में स्वतंत्र होंगे, है ना? कोई आप पे ये पाबंदी नहीं लगा सकता है कि आपको ऐसा ही सोचना होगा। कोई आदमी सोचता है कि अरविंद केजरीवाल साहब जो है वो बेईमान है, सोच सकता है। कोई सोचता है कि नरेंद्र मोदी बेईमान है, सोच सकता है। कोई सोचता है कि मैं बेईमान हूं, सोच सकता है। सोचने पर किसी प्रकार की कोई प्रतिबंध नहीं। हम सब ने एक एक आदमी के बारे में सोच रखा है जिसका हम मर्डर करना चाहते हैं, सबने सोच रखा है, पर फिर भी हमको कोई सजा मिली है क्या? सोचने पे सजा नहीं है, करने पे है। समझ में आ रही बात? तो आप विचार की स्वतंत्रता है। अच्छा, ये मैंने सिर्फ आपको नेगेटिव सेंस में बताया, आप पॉजिटिव सेंस में भी ले सकते हो उसको। किसी भी तरीके के विचार, भाई आप विचार ही नहीं आएंगे तो फिर आप गड़बड़ हो जाएगा मामला। अब विचार के बाद क्या आ गया? अभिव्यक्ति। अब जो आपने विचार लिया है, इस विचार को एक्सप्रेस करने का भी अधिकार है, ठीक है? अब एक्सप्रेस कैसे करोगे आप? किसी विचार को अभिव्यक्त कैसे करोगे? जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं? अभिव्यक्ति। मैं विचारों को एक्सप्रेस कर रहा हूं। अब विचार के एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति के कई सारे माध्यम होते हैं। जैसे मैं बोल करके अपने विचार को बता सकता हूं, है ना? मैं लिख करके बता सकता हूं, मैं पेंट करके बता सकता हूं, चित्र बना के, है बता सकता हूं ना। मैं वीडियोग्राफी करके बता सकता हूं। इसीलिए जो मूवी में दिखाते हैं वो भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत आता है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? ठीक है ना? मैं लिख करके, न्यूज़पेपर वालों को जो स्वतंत्रता है, अच्छा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। मुझे बोलने का अधिकार है, पर मुझे ऐसा बोलने का अधिकार नहीं है जिससे आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती हो। अब मेरे को अभिव्यक्ति का अधिकार है, मान लो मेरी इच्छा है, मैं अभी अभिव्यक्त करना, मैं बहुत खुश हूं अंदर से, मैं हुल्ला लाला हु करना चाहता हूं, कोई रोकेगा मुझे? नहीं रोकेगा। अब मान लो मैं जा रहा हूं, है ना, मेरे साथ मेरा कुत्ता है गांव में, तो गांव में जो कुत्ते होते हैं ना, शेर के बराबर ही होते हैं, वो जा रहा है मेरे साथ। अब मेरी इच्छा है अभी छू छू करने की, और सामने से एक आदमी जा रहा था लोटा लेके, मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है मेरी, मैंने एकदम बोल दिया छू, फिर ना वो आदमी लोटा ना लोटा लोटा, कुत्ते ने जाके काट लिया। किसके ऊपर? मैंने गलत किया ना, है ना? अब वो आदमी ने एफआईआर करवा दी मेरे खिलाफ कि सब इनने कुत्ते को मुझे काटने के लिए प्रेरित किया। तो मैंने तुरंत संविधान खोल दिया, मैंने कहा आर्टिकल नंबर 19 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन ए, मुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मेरा फंडामेंटल राइट है अभिव्यक्त करने का। उस समय मेरे मन में विचार आया मुझे छू छू बोलना है, मेरे मन में विचार था, कुछ भी आ सकता है विचार, मैंने बोला। अब उस छू में इसने क्या समझा, मैं क्या जानूं, उसमें काट खाया उसने। मालिक अगर छू करे तो फिर कुत्ता रुकेगा क्या? आप समझ रहे हो? आप ये क्या हो गया? अपराध हो गया ना। तो इसी आर्टिकल के 19 के सबसेक्शन 2 में कुछ क्लॉज हैं जिसमें लिखा है कि आपको अभिव्यक्ति की आजादी है, पर आप क्या क्या अभिव्यक्त नहीं कर सकते हो, ये भी लिखा है। तुरंत पुलिस वालों ने वो खोला पन्ना और उसमें बताया
कि अगर आप ऐसा कुछ अभिव्यक्त करते हैं जिससे कोई घटना घट सकती है, अब मान लो मुझे अभिव्यक्ति का अधिकार है, मीडिया को होता अभिव्यक्ति को अभिव्यक्ति का अधिकार, पता है आपको, अभिव्यक्ति का अधिकार मीडिया को होता है। अब वो एक भारत का फाइटर जेट था, M21 है, अभिमन्यु, क्या था, अभिमन्यु था ना, अभिमन्यु पाकिस्तान में चला गया, उसने F-16 को उड़ा दिया है, बड़ा खबर बनी थी। अब ये चला गया पाकिस्तान में जाके प्लेन क्रैश हो गया था इसका। अब थोड़ा सा आप इमेजिन करिए कि बोलने का अधिकार है किसको, मीडिया को। अभिमन्यु है पाकिस्तानी आर्मी के कब्जे में, वहां का पाकिस्तानी आर्मी का एक ऑफिसर जो है उससे पूछताछ कर रहा है, बता तेरा नाम क्या है, वो कह रहा मैं नहीं बताऊंगा। तो इधर उसने इंडियन न्यूज चैनल लगा दिया, अब वो अभिव्यक्त कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि अभी हम पहुंच चुके हैं अभिमन्यु के घर के ठीक सामने, जो अभी पाकिस्तान की कैद में है, वो कुछ नहीं बता रहा है, पाकिस्तान ने इंडियन न्यूज चैनल लगा रखा है। अच्छा तेरा नाम अभिमन्यु है, बता तेरा घर कहां है, इनने पूरा पता बता दिया, वो नहीं बता रहा है। क्या पाकिस्तान के स्लीपर सेल्स जो है ना ISI के, वो इंडिया में नहीं हो सकते? क्या अभिमन्यु की डॉटर को या उसकी पत्नी को किडनैप नहीं किया जा सकता है? क्या उसे ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता उसके नाम पर? तो न्यूज चैनल को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बट उसे यह रेक्टिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी न्यूज दिखानी है और कौन सी नहीं दिखानी। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? इसीलिए आर्टिकल नंबर 19 में एक 2 में सब क्लॉज है कि आप ऐसी चीजें नहीं दिखा सकते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी को खतरा पैदा करती हो। बोलने की आजादी है। मान लीजिए आप में से कुछ लोग जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी लेवल पर पहुंच गए, वहां से रिटायर हुए, फिर आपने किताब लिखी और किताब में सारे राज खोल दिए आपने। इसीलिए एक बोर्ड होता है भारत में जिसको बोलते हैं सेंसर बोर्ड, सुना है नाम है? सेंसर बोर्ड का ये काम है कि वो हर चीज को रेक्टिफाई करता है कि क्या दिखाई जाएगी और क्या नहीं दिखाई जाएगी। इसीलिए बोलने की आजादी और विचार अभिव्यक्त करने की आजादी में आपको RTI मिला, नाम सुना है आपने RTI का, राइट टू इंफॉर्मेशन। पर राइट, अब आपने राइट टू इंफॉर्मेशन मांग लिया भारत सरकार से कि भारत के परमाणु बम किन किन लोकेशन पे हैं, सारी जानकारी हमें दो। वो लेटर में ही एक थप्पड़ रख के भेजेंगे आपके लिए, जोर से कहेंगे नहीं दे पाएंगे, जो करते बने कर लो। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है? मान लो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो और पाकिस्तान सारे परमाणु बम उन्हीं लोकेशन पर फेंके पहले, क्योंकि हमारी तो पॉलिसी है ना, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। भारत की परमाणु नीति पता है आपको? नो फर्स्ट यूज मतलब हम परमाणु बम का प्रयोग पहले कभी नहीं करेंगे। पहले दूसरा देश हमारे ऊपर परमाणु बम फेंके, फिर अगर हम बच गए, बचना भी इंपॉर्टेंट है ना, पहले वो फेंकेगा फिर हमारा बचना भी जरूरी है। फिर हम अगर बच गए, मतलब ये वैसी बात है, दो लोग आमने सामने बंदूक तान के खड़े हैं, बोले पहले मैं नहीं चलाऊंगा, पहले तुम मुझे 4-6 गोली मार लो, अगर मैं बच गया तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पॉइंट क्लियर हुआ? परमाणु नीति को क्रिटिसाइज भी करते हैं इसी बेसिस पे। तो आप नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है आप वो प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है गौरव? ठीक, ये 5 पता चल गया आपको। तो दूसरा मैंने बताया आपको क्या, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति पता चला क्या है? अभिव्यक्ति में जितने भी माध्यम आते हैं सब आते हैं उसमें। ठीक है, लिखना, बोलना, दिखाना, पिक्चराइज करना, संगीत, संगीत भी तो अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, वो भी आता है। ठीक है, नाचना, डांस, ये भी अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। आप नाच करके बहुत सारी चीजें अभिव्यक्त करते हैं।
ठीक है, चलिए ये हो गया। इसके बाद आता है विश्वास। अब विश्वास क्या है? मैं किस देवता को मानता हूं, है ना। मैं भैरव बाबा में विश्वास करता हूं, कि मैं खाटू श्याम में विश्वास करता हूं, कि मैं किसी दरगाह पे जाता हूं, ये मेरा मैटर है, ठीक है। इसके बाद क्या जाता है? धर्म। अब आप कहेंगे कि धर्म और विश्वास में अंतर क्या है साहब? यहां पर जो धर्म है ये रिलीजन शब्द के लिए है, रिलीजन, है ना। ये पंथ शब्द के लिए, पंथ, हम उसको पंथ कहेंगे जिसमें 5 बातें होंगी। कितनी बातें? 5। ऐसे नहीं हिंदू मुस्लिम, ये नहीं, हिंदू कोई धर्म नहीं है, नहीं है हिंदू कोई धर्म। धर्म है सनातन। क्या है? इस देश में रहने वाला मुस्लिम, इस देश में रहने वाला ईसाई, इस देश में रहने वाला सनातनी, इस देश में रहने वाला पारसी, इस देश में रहने वाला यहूदी, बौद्ध, जैन, कोई भी हो, सब हिंदू हैं। क्योंकि हिंदू जो है ना वो एक जीवन शैली है। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं, सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है। मैं तो खाली जरिया हूं, मैं तो सिर्फ बात बताने आया हूं आपको, ठीक है। तो मैंने कहा 5 बातें हैं, 5 5, ठीक, किसी भी धर्म के लिए। पहला, पवित्र पुस्तकें। कोई भी धर्म होगा, पवित्र पुस्तक होनी चाहिए। पवित्र पुस्तक आप देखो, कुरान, गीता, बाइबल, जिन अवस्था, यहूदियों की पवित्र पुस्तक है, जिन अवस्था। गुरु ग्रंथ साहिब, सुना है ना नाम, है ना। ये क्या है? पवित्र पुस्तकें, ठीक। दूसरी चीज क्या होती है धर्म में या पंथ में? ठीक है, अलौकिकता। अलौकिकता। अब अलौकिकता क्या होगा साहब? आप ऐसी बातें होंगी धर्म में जिन पर विश्वास करना मुश्किल होगा। जैसे जैसे जो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, वेद जो है वो अपौरुषेय हैं, मतलब किसी पुरुष के द्वारा लिखे गए नहीं है। तो आप कहोगे स्त्री ने लिखे होंगे। अरे किसी इंसान ने ही नहीं लिखे, देवताओं ने लिखे हैं। इस बात पे थोड़ा सा भरोसा करना मतलब हजम नहीं होती है। अब जैसे कुरान जो है ना वो जन्नत से उतरी है। एक बार अमिताभ बच्चन के ऊपर एक आदमी ने केस कर दिया। क्यों कर दिया केस? उन्होंने केबीसी में क्वेश्चन पूछा था कि कुरान का कंपाइलेशन कब हुआ था, कुरान कब कंपाइल हुई थी। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को जो है वो हीरा नाम की गुफा में ज्ञान मिला। कौन सी गुफा में? हीरा। तो हीरा नाम की गुफा में जब इनको ज्ञान मिला तो उस समय जो देवदूत आया उसने ज्ञान दिया। अब इन्होंने उस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। इनकी मृत्यु के बाद 4 खलीफा हुए, है ना। उनके काल में जो खलीफा 4 हुए थे, खलीफा मतलब कि उत्तराधिकारी, उनके शासन काल में क्या हुआ, उनकी जो टीचिंग्स है उनको कंपाइल किया गया और उसको ही हम लोग कुरान कहते हैं। तो उसने केस कर दिया कि आपने ये कैसे पूछा कि कुरान का कंपाइलेशन कब हुआ, उसका तो संकलन ही नहीं हुआ, वो तो स्वर्ग से उतरी है। अच्छा चलो छोड़ो स्वर्ग का कॉन्सेप्ट, ये भी तो अलौकिकता का कॉन्सेप्ट है? स्वर्ग जिसको मिला उसने आके बताया नहीं, और जो जो यहां बता रहा है वो कभी गया नहीं। वो कितना फर्जीवाड़ा है। स्वर्ग में हर वो चीज हो रही है जो यहां बैन है। कैबरे डांस चल रहा है, यहां पे बैन है। धुआं धुआं, है ना। इंद्र की सभा में क्या होता है? अच्छा, व्यक्ति चिर यौवन चाहता है, यहां पे चिर यौवन, हमेशा जवान बना रहे।
आप देखो स्वर्ग में हमेशा व्यक्ति जवान रहता है, यहां पे आपने सोम रस को बैन कर रखा है, आप कह रहे अनैतिक है, वहां वही बट रहा है, वही बट रहा है। जो व्यक्ति यहां भोगना चाहता है उसने वही स्वर्ग की कल्पना कर रखी है? मोक्ष का कॉन्सेप्ट ये अलौकिकता है। अच्छा, इसके अलावा क्या होगा? कर्म कांड होगा हर धर्म में, हर धर्म में क्या होगा? कर्म कांड। अब कोई यज्ञ कर रहा है, कोई मैं माफी चाहूंगा, मुझे बोलना पड़ रहा है ये सब चीजें। एक किताब रखी हुई है, आप गुरुद्वारे में जाए, एक किताब रखी हुई है, उस किताब पे पंखा चला रहे। किताब क्या जीवित चीज है? पंखा चला रहे। उस किताब में जो लिखा हुआ है ना, उसको जीवन में उतारने की आवश्यकता है, उस पर पंखा चलाने की आवश्यकता नहीं है। गुरु नानक देव ने इसलिए उसका संकलन नहीं किया था कि आप उसको रख करके उस पर पंखा चलाएं और खुद ही भूल जाएं। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? ठीक है, तो एक अब यज्ञ लगो, पूरे शरीर में भभूति लगा करके आप बैठे हुए हैं घंटों घंटों तक, ये चीजें, ये क्या है? एक विशेष पद्धति है ना, ये आपको मिलेगी, ठीक, काय में? धर्म में। ठीक है, इस तरीके की चीजें जो है वो धर्म में आ रही। फिर आ रहा है उपासना। तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, उप धन आसना, मतलब नजदीक बैठना, आसन, उप। उप शब्द जो है ना वो नजदीक के लिए लगाया जाता है, जैसे उपनिरीक्षक, निरीक्षक, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, उपनिरीक्षक। उप मतलब जो सबसे नजदीक का है, ये हमेशा उप वाला हमेशा इस फिराक में रहता है कि ये हटे और मैं आऊं, है ना। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, है ना। मुख्यमंत्री, और कौन? उप मुख्यमंत्री। ये सड़कें तो हम बने, ठीक है। तो उपासना मतलब कि नजदीक बैठना। तो ये आपको 5 चीजें काय में मिल जाती हैं भाई। अब नजदीक बैठने में किसके नजदीक बैठना है? ईश्वर के नजदीक बैठना है ना। ऐसे ना नजदीक में सब बैठे तो हैं अभी हम, ईश्वर के नजदीक बैठना है, ठीक है। तो ये चीजें। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया? 4 बातें हैं। तो अभी हमने पहली बात करी। पहली बात क्या है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के अंदर कितनी बातें हैं? 5 बातें, ठीक है। इसके बाद आ जाता है समानता। समानता, ठीक है। तो समानता में 2 चीजें आती हैं बेटा। एक तो आता है प्रतिष्ठा और एक आता है अवसर, ठीक है। प्रतिष्ठा और अवसर, 2 की समानता है। प्रतिष्ठा मतलब इज्जत, है ना। हमको चाहिए फुल इज्जत। इज्जत, ये जो प्रतिष्ठा शब्द है, रेपुटेशन, इस शब्द को आप बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है। यहां पर यह कहा जा रहा है कि प्रतिष्ठा के मामले में किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा किसी दूसरे व्यक्ति की प्रतिष्ठा से कम नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि मेरी इज्जत 2 किलो है और तुम्हारी इज्जत 1.5 किलो है, ऐसा नहीं है, इक्वल है। ये संविधान की नजर में राजू रिक्शा वाला और अंबानी एक ही इज्जत है दोनों की, किसकी नजर में? इसीलिए आप देखते हैं कि संविधान किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। मैं समाज की नजर में नहीं बोल रहा हूं, समाज की नजर में दोनों की इज्जत अलग अलग है। आप कहेंगे कि संविधान, इसीलिए आप देखेंगे जो प्रैक्टिकल में आपको ये चीजें दिखाई नहीं देती हैं। संविधान कोई भेदभाव नहीं कर रहा है, समाज भेदभाव कर रहा है, तो समाज के मामले में संविधान क्या करे?
समझ में आ रही बात कि नहीं, है ना। सामाजिक प्रतिष्ठा अलग हो सकती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो एक परिवार है, एक परिवार में दो बेटियां हैं, कितनी है, दो। एक की शादी हुई तो लड़का बेरोजगार था, फिर वो स्पेक्ट्रम आईएएस में तैयारी करने लग गया और वो डीसी बन गया, बेरोजगार था वो, है ना। दूसरी बेटी की शादी हुई, इसका वाला भी बेरोजगार था, परिवार वालों ने विवाह कर दिया कि जब वो वाला बेरोजगार डीसी बन सकता है, इसको भी तैयारी करवा देंगे स्पेक्ट्रम में, ये भी डीसी बन जाएगा। पर ये इसका मन नहीं लगा पढ़ने में, ये रिक्शा चलाने लग गया। अब जब इसी परिवार में शादी है तो ये दोनों दामाद गए, दोनों। मुझे बताओ इस परिवार के लिए सामाजिक तौर पर इन दोनों की प्रतिष्ठा में कोई अंतर है क्या? परिवार के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अंतर है क्या? दोनों क्या है, दामाद है। पर इज्जत किसको ज्यादा मिलेगी? क्यों? जैसे ये जाएगा, देखो मोहल्ले मोहल्ले वाले जितने भी हैं, गाड़ी गई, गार्ड भी गए एक साथ में बंदूक लेके, आप देखो मोहल्ले वाले तक अपने घरों से कुर्सियां निकाल निकाल के ले आएंगे, तो बैठो बैठो बैठो। और ये जब ये जाएगा तो है, क्या ऐसा माहौल होगा? नहीं होगा। मैंने जब नौकरी छोड़ी तो नौकरी छोड़ने के बाद जब मैं गांव गया, मैं देखा इशारों इशारों में मुझे देख करके बातचीत हो रही, यही है वो मूर्ख, यही है वो मूर्ख। अरे बेसहूर है, बेसहूर मतलब कि जिसमें अकल नहीं हो, बुंदेलखंडी बोल रहे थे। क्यों? सरकारी नौकरी छोड़ दी, बताओ। द पॉइंट इज, सोसाइटी किस नजरिए से किस चीज को देखती है उस पर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई अधिकार नहीं है, बट कॉन्स्टिट्यूशन आपको उस नजर से नहीं दिखता है। कॉन्स्टिट्यूशन की नजर से ना आपकी कास्ट का कोई मतलब है, ना आपके रिलीजन का कोई मतलब है, और ना ही आपकी इज्जत किसी दूसरे की इज्जत से 50 ग्राम भी कम नहीं है, इक्वल है। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? ठीक है, तो ये मैंने आपको क्या बताया, प्रतिष्ठा। अब बात आ गई अवसर की। अवसर का मतलब क्या है? सरकार जब भी कोई अपॉर्चुनिटी निकालेगी तो वो कोई भेदभाव नहीं करेगी। जैसे मान लो मैं सरकार हूं, मैं क्या हूं, सरकार। मैंने कहा यहां से लेकर के वहां तक का रोड बनना है, और मैं आप लोगों के आमंत्रण जो है आमंत्रित करता हूं, आपके प्रपोजल। तो आपने कहा कि सर यहां से लेकर के वहां तक का रोड जो है वो मैं 2 करोड़ में बना दूंगा। अगर आपने मुझे 2 करोड़ रुपए दे दिए तो बेहतरीन रोड बना दूंगा ना। ये सार्वजनिक नहीं करोगे आप एक कागज में लिख करके भेजोगे मुझे, मैडम ने भेजा, उनने भेजा, इनने भेजा, सबने भेजा, मैंने सबके देखे प्रपोजल। इनने कहा था 1.5 करोड़ में बना देंगे, सबसे कम इनने ही बोला था, मैंने इनको दे दिया। मैंने इसमें कोई भेदभाव नहीं किया। जैसे एमपीपीएससी फॉर्म निकालता है, वो कोई भेदभाव नहीं करता। आप कहोगे सब भेदभाव हो रहा है, आरक्षण कैसे आ रहा है फिर, है ना? ये अपवाद है, ये मूल संविधान है। अब अपवाद कैसे है? हमारा देश अभी डेवलपिंग फेज में है, डेवलप्ड नहीं हुआ है। जिस दिन डेवलप्ड हो जाएगा उस दिन ये सब खत्म हो जाएगा, आरक्षण वारक्षण। आपने कभी घर चेंज किया आप लोगों ने? घर शिफ्ट किया होगा ना एक जगह से दूसरी जगह, है? जैसे मुझे बताओ नमक का प्लेस कहां है? अगर आपको मेरे घर में नमक ढूंढना है, आप कहां ढूंढोगे? बाथरूम में, बेडरूम में, किचन में। वेरी गुड, शाबाश। कहां ढूंढोगे आप? किचन में। नमक का एक एक्चुअल प्लेस कहां है? किचन में होगा। मसाले कहां होंगे? किचन में होंगे। तेल कहां होगा? किचन में होगा। यही होगा ना, तो एक्चुअल प्लेस उसका ये है। लेकिन जब मैं घर शिफ्ट करता हूं,
या आप जब घर शिफ्ट करते हैं तो 4-6 दिन तक हो सकता है कि घर का सामान अस्त व्यस्त हो सकता है नमक का डिब्बा आपको बेडरूम में रखा हुआ मिल जाए, हो सकता है ना। तो सामान भरा हुआ है, बोरे में भर दिया, तो क्या वो किचन में मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि घर शिफ्ट करने के दौरान क्या चल रहा है? संक्रमण फेज चल रहा है, अभी सामान व्यवस्थित हुआ नहीं है। तो कोई चीज जो ओरिजिनली जैसी होनी चाहिए थी हो सकता है वैसी ना हो। समझ में आ रही बात कि नहीं? ऐसे ही हमारा देश जो है ना वो शिफ्ट हो रहा है अभी विकासशील से विकसित की तरफ। तो जब देश विकासशील से विकसित की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो चीजें व्यवस्थित नहीं होंगी। कारण पॉइंट समझ में आ रहा है? एग्जांपल है, चीजें व्यवस्थित नहीं होंगी, शिफ्टिंग चल रही है अभी हमारे देश में। अभी कुछ लोग बहुत पुरानी सोच वाले मिल जाएंगे और कुछ बिल्कुल मॉडर्न वाले मिल जाएंगे, और छोड़ो एक ही परिवार में मिल जाएंगे। फिर रोज खाने के बाद महाभारत होती है, दादाजी ये चाहते हैं, पिताजी ये चाहते हैं, बच्चा कुछ और ही चाह रहा है, घर वाले बच्चा हाथ से निकल गया, है ना। चलो ये समझ में आ गया आपको, प्रतिष्ठा और अवसर ये दो गए। फिर तीसरी बात है न्याय। न्याय होते हैं 3 प्रकार के। न्याय कितने प्रकार के होते हैं साहब? 3 प्रकार के। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक। यही क्रम क्यों है? सामाजिक, मैं कहता हूं कि इसको कह देते राजनीतिक न्याय, फिर सामाजिक न्याय, फिर आर्थिक न्याय। ऐसा क्यों नहीं लिखा? आप लोग लिखने के दौरान कई बार हो सकता गलत लिख दे। ये क्रम है, जब तक समाज में समानता नहीं मिलेगी तब तक तुम इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं हो पाओगे, और जब तक तुम इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं हो पाओगे तब तक राजनीतिक न्याय का कोई मतलब नहीं तुम्हारे लिए। तुम सिर्फ वोट देने वाली मशीन हो। जाओ 5 साल में एक बार वोट देके उंगली पे निशान लगवा के आ जाओ, इसके अलावा तुम्हें चुनाव लड़ना हो कितने रुपए चाहिए मिनिमम? क्या लगता है सर? अगर आपको सांसदी का चुनाव लड़ना है तो मिनिमम कितने रुपए चाहिए? 15 से 20 करोड़। कौन सा सामान्य आदमी चुनाव लड़ लेगा बताओ जरा? तो राजनीतिक न्याय कब मिलेगा? जब आर्थिक न्याय होगा। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? ठीक है। और आर्थिक न्याय कब मिलेगा? जब समाज में समानता मिलेगी। तुम्हें पढ़ने ही नहीं दिया जा रहा, ले लो आर्थिक न्याय। समझ में आ रही मेरी बात की नहीं आ रही? क्लियर है? ठीक है। तो सामाजिक न्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको अगर नहीं पढ़ने दिया जाएगा हम धंधा पानी कर लेंगे, नहीं, उसमें समाज का एक तबका ये तय करके बैठा है कि इसके हाथ का छुआ पानी भी नहीं पीना है। तो तुम रिक्शा चलाओगे, तुम्हारे रिक्शे पे नहीं बैठेंगे लोग। सोशल बाइकॉट का नाम सुना आपने? सामाजिक बहिष्कार, बहुत खतरनाक चीज है ये। कैम्ब्रिज, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ना, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भीमराव अंबेडकर साहब पढ़ते थे। तो उन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। इस रिसर्च पेपर का नाम था हु वाज शूद्रास, हु वर शूद्रास, शूद्र कौन थे। तो उन्होंने बताया कि जब जैनिज्म और बुद्धिज्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म भारत में बढ़ा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म जब भारत में बढ़ा तो इन लोगों ने क्या किया? अहिंसा पर बहुत ज्यादा बल दिया, है ना, अहिंसा और पवित्रता। तो हिंदू धर्म में ही उस समय तक क्या था कि मांस मदिरा का सेवन बहुत ज्यादा होने लगा था। तो ब्राह्मणों ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म से कंपटीशन करने के लिए सनातन धर्म में कुछ रिफॉर्म किए और नियम बना दिया कि अब कोई मांस का सेवन नहीं करेगा और मदिरा का सेवन नहीं करेगा।
तो कुछ लोग तो मान गए और कुछ लोग नहीं माने। जो लोग नहीं माने उनको कहा गया कि इनका सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। जो लोग मांस मदिरा का सेवन कर रहे थे ये सब क्षत्रिय समुदाय से थे, तो क्षत्रिय समुदाय के उन लोगों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया जिन्होंने ब्राह्मणों की बात नहीं मानी और मांस मदिरा का सेवन करते रहे। अब जब बहिष्कार कर दिया गया तो उनको अछूत घोषित कर दिया गया। उनका छुआ कोई पानी नहीं पी रहा, उनसे कोई बात नहीं कर रहा, वो कोई काम धंधा करें तो उनसे सामान नहीं लेना, उन्हें पानी तक के लिए नहीं पूछना। उनको गांव से बाहर निकाल दिया तो गांव के बाहर बस्ती बना के रहने लग गए। अब इनके ही जब बच्चे हुए उनके साथ भी अछूतों जैसा व्यवहार किया गया, उनके बच्चे हुए उनके साथ भी अछूतों जैसा व्यवहार किया गया। तो इस तरीके से एक नई कास्ट बन गई, अछूत। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शूद्र जिनको बोला गया, तो ये शूद्र कौन है? एक्चुअली में ये क्षत्रिय हैं। कौन है ये? क्षत्रिय। वो क्षत्रिय जिन्होंने जैनिज्म बौद्धिज्म यानी लगभग 500 से 600 ईसा पूर्व के आसपास ब्राह्मणों की बात नहीं मानी, तो निकले तो वहीं से हैं। ठीक है ना? तो सामाजिक समझ में आ गया आपको, है ना? आर्थिक और राजनीतिक। अब हम बात कर लेते हैं अपनी चौथी वाली। मैंने 4 बातें बताई थी ना, मैं 3 बात बता दी, स्वतंत्रता और समानता, न्याय, और चौथा है बंधुत्व। ठीक है, बंधुत्व। अब इसमें 2 चीजें हैं, एक तो है व्यक्ति की गरिमा और राज्य की एकता और अखंडता। व्यक्ति की गरिमा, राज्य की एकता और अखंडता। व्यक्ति की गरिमा मतलब कि हम इस तरीके से बंधुत्व बढ़ाएंगे कि देखो पूरा देश, आप पूरे देश को, आप इतनी सतरंगी दुनिया है भारत की कि आप बिल्कुल अगर यहां से आप चलना शुरू करें और यहां तक बिल्कुल दक्षिण तक आप जाएं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप जाएं, लगभग 3500 किलोमीटर का सफर आप तय करें, इतनी डाइवर्सिटी मिलेगी आपको। कश्मीर का खान पान, उत्तराखंड का खान पान, उत्तर प्रदेश का खान पान, मध्य प्रदेश का खान पान, राजस्थान का, गुजरात का, महाराष्ट्र का, तमिलनाडु का। तो चेन्नई एक्सप्रेस देखिए आपने, सुबह सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो हमको पूछता है काएगी, पूछता है ना, है तो बेहतरीन रसम, है ना, आमटी, कड़ी, छोले कुलचे, दाल बाटी की वैरायटी मध्य प्रदेश में अलग है, राजस्थान में अलग है, वही बाटी जो है वो बिहार में अलग तरीके से खाई जा रही। कैसे? बाटी चोखा, और इधर दाल बाटी चूरमा। कहीं दाल तीखी है, कहीं मीठी है। वो एक नई ट्रेंड आ गई मध्य प्रदेश, खट्टी मीठी अलग है। ये मैं सिर्फ आपको भोजन के बारे में बता रहा हूं, डांस तक अलग अलग है इनके। वो दक्षिण भारत में एक डांस ऐसा है, तैयार होने में 6 घंटे लगते हैं, डांस 15 मिनट में कर लो। है वो ऐसे ऐसे बनाते हैं सब, कुचिपुड़ी, पता नहीं चलता कि डिश है कि नृत्य है, मेरे को सब्जी पूड़ी जैसा लगता है। भरतनाट्यम, नौटंकी लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश का आदमी नौटंकी करता है, रामलीला, है ना। अब देखो वहीं अगर आप कलकत्ता में और बंगाल में चले जाएं तो आपको दुर्गा पूजा अलग लेवल पर मनाई जा रही है। उड़ीसा में आप चले जाओ, रथ यात्रा, उज्जैन में महाकाल यात्रा, भयंकर भीड़ होती सब।
अलग अलग लेवल पर आपको ऐसे ऐसे, वही एक त्योहार, एक एक कोई उसको वैशाख पूर्णिमा मना रहा है, कोई उसको जो है वो गुड़ी पड़वा बोल रहा है, और नीचे दक्षिण भारत तक आप देखोगे उसके इतने नाम आपको मिलेंगे, त्योहार एक ही है। इतना खूबसूरत गुलदस्ता है हमारा। लेकिन इसके बाद भी एक चीज है, क्या? अखंडता। क्या है? इसके बाद भी, इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी, जब आप ऊपर से लेकर नीचे तक ट्रेवल करेंगे तो आपको यह फीलिंग आती रहेगी कि आप एक ही देश में। सहज नहीं है ये, आपको यहां बैठे हुए आसान लग रहा है, ये आसान नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में जितने भी लड़ाइयां हुई हैं, जितनी भी, मुझे बताओ जितनी लड़ाइयां हुई, आप एक से लेकर के और जितनी लड़ाइयां हैं अभी तक की दुनिया की, उन सब की हिस्ट्री निकाल लीजिए, आपको पता चलेगा कि लड़ाई होने के पीछे केवल और केवल एक कारण है, स्वयं को सुपीरियर समझना। इसके अलावा कोई कारण होता ही नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे स्टार्ट हुआ? क्योंकि हिटलर अपने आप को सुपीरियर समझता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे स्टार्ट हुआ? क्योंकि अपने आप को क्या समझा गया? सुपीरियर। अंग्रेजों ने भारत पे कब्जा क्यों किया? क्योंकि वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे। 1857 का विद्रोह क्यों हुआ? क्योंकि अंग्रेज अपने को सुपीरियर समझते थे और हम अपने को सुपीरियर समझते थे। आपके घरों में लड़ाई क्यों होती है? क्योंकि कोई ना कोई अपने आप को सुपीरियर समझता है।